पूस की रात, हल्कू अभी जिंदा है। हिंदी साहित्य में लोकप्रियता की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास के बाद प्रेमचंद का स्थान है। प्रेमचंद के विपुल और विराट कथा साहित्य में आज भी हमारे अंतःकरण के आयतन को विस्तृत करने तथा हमारी आत्मा को मानवीय और उदात्त बनाने की क्षमता है। दुर्भाग्य है कि आज भी प्रेमचंद से हमारा परिचय एक दो महत्वपूर्ण उपन्यासों और कुछ चर्चित कहानियों तक सीमित है। बेशक गोदान उपन्यास और कफन, पूस की रात या ईदगाह जैसी कहानियाँ प्रेमचंद की चिर अभिव्यक्तियाँ हैं, पर जिन राहों से गुजरते हुए प्रेमचंद यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन पड़ावों पर ठहरे हैं, जिन मोड़ों पर मुड़े हैं, वे भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसीलिए प्रेमचंद का मुकम्मल परिचय उनकी चर्चित अचर्चित कृतियों के बड़े संसार से गुजर कर ही पाया जा सकता है। प्रेमचंद के उपन्यास जितने बेहतरीन हैं, उतनी ही बेहतरीन उनकी कहानियाँ भी हैं। किसानों के जीवन का वर्णन जितने सच्चे, मर्मस्पर्शी, जीवंत और मार्मिक तरीके से उन्होंने किया है, वो शायद ही किसी और ने किया हो। पूस की रात कहानी भी उन्हीं कालजयी कहानियों में से एक है, जिसमें किसान के हृदय विदारक पहलू को जीवंतता के साथ उजागर करती है। पूस की रात प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों में अग्रणी है। 1930 में रचित यह कहानी प्रेमचंद द्वारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रास्ते को छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लेने की घोषणा करती है। यह उस यात्रा की शुरुआत है जो 1936 में कफन कहानी में चरम यथार्थ पर जाकर पूर्ण होती है। किसान वर्ग प्रेमचंद की चिंताओं में शीर्ष पर रहता है, यानी प्रेमचंद की जो कलम है वह किसान पर ही केंद्रित रहती है। यह मार्मिक कहानी उनकी इसी चिंता का प्रतिनिधित्व करती है। कहानीकार ने इसमें किसान के हृदय की वेदना को कागज के पन्ने पर उतारा है। पूस की रात की मूल समस्या गरीबी की है। बाकी समस्याएं गरीबी के दुष्चक्र से जुड़कर ही आई हैं। जो किसान राष्ट्र के पूरे सामाजिक जीवन का आधार है, उस किसान की जो यथार्थ स्थिति है वह पूस की रात कहानी में हमें देखने को मिलती है। उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि पूस की रात की कड़कती सर्दी से बचने के लिए एक कंबल खरीद सके। दूसरी ओर समाज की एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधनों की इतनी अधिकता है कि उन्हें वह खर्च भी नहीं कर पाता। यही है आवारा पूंजीवाद का चरम विकृत रूप, जिसकी वजह से समाज में आर्थिक विषमता की दरार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी भारतीय संविधान में के प्रियम्बल में जो हमें कहा गया है कि हम भारत के सभी लोगों को आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, उसका फूहड़ विकृत रूप हमें देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था की इस फूहड़ता एवं विकृत पर यह मार्मिक कहानी व्यंग करती है। प्रेमचंद ने सर्दी के प्रतीक से इन दोनों वर्गों की तुलना दिखाते हुए समाज की कड़वी हकीकत को उकेरा है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में छिपाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आ गए। यानी जबरा जो है वह हल्कू का कुत्ता है, जो पालतू कुत्ता है। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं, मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए। कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। यहाँ पर जो सामाजिक ताना बाना है उसका चित्रण है। ये सिर्फ हल्कू की वेदना नहीं है, बल्कि भारतीय किसानों के हृदय की वेदना है, जो आज भी किसी मुक्तिदाता का इंतजार कर रही है। हल्कू तो सिर्फ एक माध्यम भर प्रतीत होता है। यह हल्कू की ही नहीं, बल्कि हल्कू के माध्यम से कृषि प्रधान देश में रह रहे अरबों लोगों का पेट भरने वाले उस अन्नदाता किसान की हृदय विदारक कथा है, जो सूरज के उदय होने से पहले ही खेतों में आ जाता है और सूरज के अस्त होने के बाद ही घर जाता है। और खेत की रखवाली में तो रात भर खेत में ही रहता है, और अस्त होने के बाद भी खेत की मेड़ पर बैठकर अपने सपनों को फसलों के माध्यम से पूरा करने का अरमान सजा लेता है। लेकिन वह अरमान पूरा कहाँ होता है। एक समस्या से निकले नहीं कि दूसरी आकर सर पे खड़ी हो जाती है। एक भंवर से निकले नहीं, दूसरा उन्हें अपने चपेट में ले लेता है। इसी जद्दोजहद में उनकी पूरी उम्र कट जाती है और एक दिन वह इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अनंत यात्रा पर चला जाता है।
यानी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए वह मौत को गले लगाता है। प्रेमचंद गरीबी के मूल कारणों तक पहुँचते हैं। मार्क्स की भाषा में कहें तो हल्कू की गरीबी प्राकृतिक गरीबी नहीं है जो उत्पादन की कमी से पैदा होती है, यह तो शोषण और साधनों के असमान वितरण से पैदा होने वाली कृत्रिम गरीबी है जिसे आज भी सामंती शक्तियां कायम रखना चाहती हैं। गोदान के होरी की तरह हल्कू की भी नियत है कि वह हर साल सेठ साहूकारों से उधार ले और अपनी सारी कमाई सिर्फ सूद चुकाने में खर्च कर दे, यानी उनके ब्याज देने में पूरी कमाई लगा दे। यही आम किसान की नियति है। उसने कंबल के लिए 3 रुपये बचा कर रखे तो थे, किंतु वह धन सूद चुकाने में ही खर्च हो गया। इस शोषण परक व्यवस्था के प्रति हल्कू की पत्नी मुन्नी की नाराजगी इन शब्दों में व्यक्त होती है। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। यानी उसकी जो पत्नी है मुन्नी, वह खेती करने से हल्कू को मना करती है। उसे पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सूद चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं, उतना ही हमें कमाई मिलती है। वह किसान दंपति के दर्द का चरमोत्कर्ष है। उसका शोषण इस कदर हुआ है कि वह किसान के बजाय मजदूर बनना ज़्यादा पसंद करने लगा है। एक प्रचलित कहावत है कि किसी के पेट पर लात मत मारो, भले ही उसकी पीठ पर लात मार दो। मगर इस देश में आज से नहीं, सदियों से, गुलामी से लेकर आज तक, पाषाण युग से लेकर आज वैज्ञानिक युग तक बस एक ही काम हो रहा है और वह है शोषण। यानी जो किसान वर्ग है उसका सर्वांगीण शोषण समाज में होता रहा है और वह काम यह है कि वह अपने अन्नदाता, अपने पालनहार किसान के पेट पर लात मारते ही चले जा रहे हैं। पहले किसानों का शोषण अंग्रेज, जमींदार, सेठ और साहूकार करते थे और अब नेता, नौकरशाह, पूंजीपति और सरकारी कर्मचारी मिलकर करते हैं। अंतर बस इतना आया है कि गोरी त्वचा वालों की जगह अब काली त्वचा वाले लोग शोषण कर रहे हैं। शोषण का सिर्फ पात्र बदला है, शोषण वही हो रहा है और बल्कि और गति से हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। सत्ता बदली है लेकिन स्वरूप वही है, मानसिकता वही है। अन्यथा क्या कारण है कि देश के तमाम हिस्सों से आकर किसानों को देश की राजधानी नई दिल्ली में नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ता है। यहाँ तक कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं की जनसभा में अपने अधिकारों की मांग करते हुए किसान पेड़ से लटक कर आत्महत्या तक कर लेते हैं। यानी जो किसान की दुर्दशा है आज भी सड़कों पर है और वह गिड़गिड़ा रहा है अपने हक अधिकार को मांगने के लिए। फिर भी शासन सत्ता कुंभकर्णी नींद में सो रही है। जय जवान जय किसान का नारा उद्घोषित करते हुए भले ही किसान को आधुनिक युग का महानायक घोषित किया गया हो, लेकिन व्यक्ति के स्वरूप में, एक वर्ग के रूप में उसकी निजी और सामाजिक तौर पर जितनी क्षति हुई है वह अकल्पनीय है। उसकी शायद ही कभी भरपाई हो सके। यानी जो किसान है उसकी जो समस्याएं हैं उस पर चिंतन मंथन करने वाला कोई भी नहीं है और उस पर उसको मुकाम तक ले जाने वाला भी कोई नहीं दिख रहा। वास्तव में पूस की रात में जो दुर्दशा हल्कू की है वही आज़ादी के 73-74 साल बाद भी शिवमूर्ति के उपन्यास आखिरी छलांग में पहलवान की है। किसानों की जो भी आज दीनहीन दशा है उसका कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक, वर्गीय स्थिति है। दूसरा दुर्भाग्य उनका भारत जैसे देश में किसान होना है। यानी किसान होना ही दुर्भाग्य को गले लगाना है और तमाम सारी समस्याओं को समेट लेना है। तो किसान एक पात्र ऐसा है भारत का जो समस्याओं का ही घर है। भारतीय समाज में राजनीति, राजनेता, पूंजीपति, अधिकारी, पटवारी, शासन सत्ता के तथाकथित एवं शोषित रहनुमाओं का पहला और आखिरी निशाना यही मासूम भारतीय किसान बनता है। महंगाई की मार हो या प्राकृतिक आपदा हो, दंगा फसाद हो या आगजनी, दिशाहीन सरकारी नीतियों की मार या अन्य तकलीफ़ें, सबसे पहले इसका आसान शिकार कोई बनता है तो वह किसान ही होता है। यानी सभी नीतियों का जो भरपाई करता है वो किसान ही करता है। यूरिया, दवा, खाद, पेट्रोल, डीजल से लेकर स्कूल कॉलेज की फीस के दाम बढ़ने की सीधी मार उसी पर पड़ती है, क्योंकि किसानों के लिए योजना बनाने वालों में बहुतों को यह भी पता नहीं होता कि चने का पेड़ बड़ा होता है या अरहर का।
आलू ज़मीन के नीचे फलता है या ऊपर। देश का दुर्भाग्य है कि गाँवों की तस्वीर वो भी बदलने का दावा कर रहे हैं जिन्होंने अपने वातानुकूलित महलनुमा घर या हवेली में दिल बहलाने के लिए दीवारों पर टंगी तस्वीरों एवं कलाकृतियों में गाँवों को देखा है। वे लोग भी गरीबी, मजलूमों और श्रमिकों एवं किसानों के रहनुमा बनने की छद्म लड़ाई लड़ रहे हैं, जो धान गेहूं का अंतर नहीं समझ पाते, जिनकी परवरिश नवाबी शान और शौकत से हुई है। लेकिन अब देश का किसान एवं आमजन यह सब कुछ धीरे धीरे समझने लगा है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पर है। और स्वतंत्र भारत की समस्त विकास नीतियां किसके हक में बनती हैं, उसका असली हितैषी कौन है, शायद इस बात का भी खुलासा करना इस उपन्यास का उद्देश्य हो। यही इसकी सार्थकता भी है। समस्याएं पूछकर नहीं आती हैं, कब, कहाँ, किस तरह से, किसके ऊपर, किधर से आकर खड़ी हो जाएंगी कोई नहीं जानता। भारतीय किसान भी इसे अछूता नहीं है। इसकी कोई एक समस्या होती, कोई एक परेशानी होती तो वह उससे हमेशा दो दो हाथ कर लेता। उसके सामने तो हजारों लाखों समस्याएं मुँह बाए खड़ी रहती हैं, परंतु यहाँ तो समस्याओं का एवरेस्ट खड़ा है। फांस, काल में उत्सव, अभागा किसान, जहरीली रोशनियों के बीच, जमीन से रिश्ता, किसान क्या करे, बांध टूट गया, छोटा किसान इत्यादि में किसानों की समस्याओं को पूरी जीवंतता से उकेरा गया है। बस अंतर है तो दृष्टिकोण का, यानी थोड़ा बहुत अंतर दृष्टिकोण का है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इन तमाम उपन्यासों में किसानों के जीवन को उकेरा गया है। किसानों की ढेर सारी समस्याओं में से एक समस्या यह है कि आमदनी शून्य है और खर्च हजारों में है। आखिर क्या करे एक किसान? किसान के पास जाकर अपनी वेदना व्यक्त करे, किसके पास जाकर अपनी वेदना व्यक्त करे? केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा देश विदेश के तमाम औद्योगिक घरानों को व्यापक पैमाने पर मुफ्त में जमीन एवं अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। 0.1% ब्याज दर पर अरबों रुपए का ऋण दिया जाता है। ऐसे में बहुत से औद्योगिक घराने ऋण लेकर बैठ जाते हैं, यानी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि देश छोड़कर भाग जाते हैं और अपने आप को दिवालिया तक घोषित कर देते हैं और उनसे 1 रुपया भी सरकार एवं बैंक वसूल नहीं कर पाते। इसके साथ ही साथ दशकों से कई देशी विदेशी कंपनियां करोड़ों अरबों का ऋण लेकर बैठी हैं, लेकिन उनकी कोई जांच पूरी नहीं की जाती। एक बार ध्यान से अडानी, अंबानी, अग्रवाल, टाटा, बिरला, सिंघानिया, राय, माल्या, कपूर इत्यादि पर नज़र फेंकने से सारे नज़ारे सामने आ जाते हैं। यानी जो सरकारी पैसा है वो किस तरह से कहाँ बहाया जाता है। इस शोषण तंत्र में सरकारी नुमाइंदे एवं बैंक के कर्मचारी, अधिकारी तथा उनके मुस्टंडे केवल गरीबों, मजदूरों एवं किसानों को ही कुछ 100 या 1000 रुपयों के लिए डराते, धमकाते एवं गिरफ्तार कराते हैं। पूस की रात में लठैत सहना के दुर्व्यवहार का हल्कू के दिल पर क्या असर पड़ता है, उसे प्रेमचंद ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में अभिव्यक्त किया है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहता है। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किस तरह से नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। लेकिन शिवमूर्ति के उपन्यास आखिरी छलांग उपन्यास के पात्रों को किसी के आगे झुकना मंजूर नहीं। इस उपन्यास में चूना पान बेचने वाला गांव का संपत नामक बुजुर्ग अमीन के मुंह से तर्जनी सटाकर कहता है, बड़ी बड़ी मिलों, फैक्ट्रियों पर सिर्फ बिजली का ही लाखों का बकाया है, उनसे वसूलने की हिम्मत तुम्हारे बाप की भी नहीं है। सारा कानून सिर्फ किसानों, मजदूरों के लिए है। वर्तमान शासन सत्ता की कारगुजारी को यहाँ व्यापक पैमाने पर देखा जा सकता है। अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर अब तक किसान की ज़िंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, यानी उसकी जो स्थिति है आज भी उसी स्थिति में बनी हुई है। पूस की रात में किसानों का जीवन संघर्ष एक अर्थ में गोदान से भी ज़्यादा कठिन है। होरी के सामने भी गरीबी, ऋणग्रस्ता और साथ रात में फसल की रक्षा करने जैसी समस्याएं हैं, किंतु खेती को लेकर उसके मन में जो सम्मान का भाव है वह उसे मजदूर बनने से मना करता है। वह कहता है, जो 10 रुपये महीने का नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाना
अच्छा खाना खाता है और पहनता है, लेकिन खेती को छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। खेती में जो मर्जाद है वह मजदूरी में तो नहीं है, किंतु पूस की रात का हल्कू जिन स्थितियों से गुजर रहा है वे इतनी कठिन है कि मर्जाद का विचार निरर्थक हो गया है। कहानी का अंत इसी नाटकीय मोड़ पर हुआ है जहां हल्कू किसानी छूटने से खुश नज़र नहीं आता खुश नज़र आता है। दोनों खेत की दशा रहे हैं। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।